नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। दोस्तों आज क्लास 11th का चैप्टर 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण है। ओके, तो सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो गणित का विशेष जानकारी है यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छा है तो फिर आप इस चैप्टर को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। या आप एयरफोर्स, नेवी या एनडीए में जाते हैं तो वहाँ से जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स होता है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है ना, यदि वो आपको अच्छा रहता है तो फिर आप लोग को डाउट नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया कि सम्मिश्र संख्या को स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं गणित की विशेष जानकारी, उसको बताने की कोशिश किया हूँ ताकि आप लोग को हर चीज़ समझ में आ जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए देखिए गणित की विशेष जानकारियाँ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका संख्या पद्धति। ठीक है, पहला आता है क्या? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ओके, प है, ठीक है ना, पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नंबर ऑफ सिस्टम। ओके, संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर ऑफ सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो संख्या पद्धति कहते किसको है ये हम समझेंगे। ओके, आइए इसका हम परिभाषा सिखाते हैं आपको। संख्या पद्धति का परिभाषा हो जाएगा कि पशुओं को, ठीक है ना, पशु को हम ले लिए, जैसे जानवर होता है ना, गाय भैंस, पशुओं की गिनती करने वाली या वाले बोलो, ठीक है, करने वाले पद्धति के नाम को संख्या पद्धति कहते हैं। ओके, पशुओं की गिनती करने वाले पद्धति के नाम को क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति कहते हैं। ओके, और इसको देखिए, संख्या का प्रकरण निम्नलिखित भागों में किया जाता है। अभी हम इसके बारे में सिखाएंगे, संख्या के बारे में, कि संख्या का परिकरण कितने भागों में किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है। लिखिए, पहले यहाँ पर आप लिखिए कि संख्या का परिकरण निम्नलिखित भागों में किया जाता है। ओके, अब देखिए, संख्या का परिकरण निम्नलिखित भागों में किया जाता है। निम्नलिखित का मतलब होता है कि नीचे अभी देंगे हम। ओके, नीचे दिया हुआ है कौन कौन से, तो पूरा बेसिक हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, ये सारे चीज आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी मिश्र संख्या। तो मिश्र संख्या मतलब सब कुछ पढ़ना है इसमें। तो फिर से हम लोग सीख लेते हैं। तो इसमें पहला बनता है कि प्रकृत संख्या का आपको क्या बोलते हैं, डिफिनेशन तो याद होगा, और किसको कहते हैं आपको ये सारे बात जानकारी होगा, लेकिन एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। प्रकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की, आपको याद होगा, हमको पता है, लेकिन एक बार फिर से, गिनती के रूप में प्रयोग होने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। ओके, सबको समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? संख्या कहते हैं, और इसे ये भी लिख लेते हैं, इसे 12n से
सूचित, बड़ा एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये गिनती की संख्या है, 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट तक। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या। उसके बाद आता है आपका सम संख्या। इसका भी डेफिनेशन सीख लेते हैं। आप लोग नोट्स में इसको लिखना जरूरी है, ठीक है ना। आप लोग नोट्स जब बना रहे हो, इस नोट्स में सारे चीज लिख लो। हम मानते हैं कि आपको याद है, लेकिन आप लोग ये नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स में सारे चीज लिखेंगे तो पता चलता है। ओके, तो सम संख्या देखते हैं। सम संख्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। ऐसे प्रकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, और सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। जैसे आपको पता होगा, लेकिन लिख देते हैं साथ में। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। ओके, या 2 से विभाज्य हो, या 2 का गुणज हो। ओके, उससे हम क्या बोल देंगे, उससे हम सम संख्या कहते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, इसे 2n से, ठीक है ना, सम संख्या को 2n से सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित किया जाता है। कोई पूछ दे कि सम संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो क्या बोलिएगा, 2n से सूचित करते हैं। ओके, और इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सम संख्या का, सम संख्या क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसे ही कहाँ तक, 2n तक ही जाएगा। ओके, और इसमें एक नोट पढ़ लीजिए, आपको ये बहुत अच्छा चीज़ है, वो समझा देते हैं। नोट क्या है इसका, कि -1 के पावर 2n यदि रहे, -1 के पावर 2n रहे तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जो 2n है, 2n कहने का मतलब क्या है, लिख देते हैं यहाँ पर। जहाँ 2n सम संख्या है, 2n क्या है, सम संख्या है। ओके, जो -1 के पावर 2n है, तो जो 2n है वो हमारा क्या है, सम संख्या है। ओके, तो -1 के पावर 2n का हो जाएगा 1, यानी माइनस में कुछ भी रहे, अब पावर में 2n लग जाए, यानी सम संख्या हो जाए, यहाँ पर आंसर उसका जो होगा प्लस में आएगा। ओके, तो अब चलिए, अब सम संख्या हो गया, अब हम सीखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका तीसरा, विषम संख्या। ओके, तो विषम संख्या का डेफिनेशन हो जाएगा कि वह संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9। देखो 2 से विभाज्य नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। उसके बाद आता है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक भी देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कि ये देखिए क्या है, इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट से, यानी अनंत इसको बोलते हैं हिंदी में, क्लियर है। इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट के बीच जो संख्या पाई जाती है, जो संख्या पाई जाती है
उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलते हैं। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक कहते हैं। और इसे आई से, ठीक है ना, इसे क्या करते हैं, आई से सूचित, आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। ओके, और इसके बारे में समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ए है, इधर जाएंगे तो इन्फिनाइट, और इधर जाएंगे तो यहाँ जीरो होता है, और इधर आएंगे तो माइनस इन्फिनाइट। यानी इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट के बीच में, इस बीच में, ठीक है ना, जो संख्या पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलते हैं। तो इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, इधर आएंगे तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर आ जाएंगे। ओके, आई होप कि आप लोग को पूर्णांक ये सारी चीज़ पहले भी समझ गए होंगे, लेकिन आज भी बताएं, लेकिन आपको नोट्स में लिखना यह जरूरी है। ओके, आगे देखिए, इस पूर्णांक को, जो आपका पूर्णांक अभी पढ़े, पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया है, पूर्णांक के दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका, पहला है धन पूर्णांक। ओके, धन पूर्णांक, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो इसका धन पूर्णांक का डिफिनेशन हो जाएगा कि वह पूर्णांक जो शून्य से, ठीक है ना, शून्य से दाहिने यानी राइट में, दाहिने तरफ बढ़ते क्रम प्राप्त हो, बढ़ते क्रम प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे, धन पूर्णांक कहेंगे, उसे धन पूर्णांक कहते हैं। ओके, देखिए जैसे हमारा जो बात हुआ कि धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या है, जीरो से मतलब शून्य से दाहिने तरफ बाएं है और दाएं है, तो दाहिने तरफ जो प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक बोलेंगे, और जो बाएं तरफ जो प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक बोलेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, धन पूर्णांक में यानी प्लस 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक ये सब नंबर क्या है, ये सारे नंबर आपको धन पूर्णांक है। ओके, उसी तरह अब हम ऋण पूर्णांक भी सीखते हैं। आइए ऋण पूर्णांक देख लेते हैं। ऋण पूर्णांक हो जाएगा, ऋण पूर्णांक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि वह पूर्णांक जो शून्य से बाएं की तरफ, शून्य से बाएं की तरफ घटते क्रम में प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो वह पूर्णांक जो शून्य से बाएं की तरफ घटते क्रम में प्राप्त हो, उसको क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जीरो से इधर घटते क्रम में प्राप्त हो रहा है, -1 से -2 छोटा है, -2 से -3, इसी तरह सब छोटा होते जा रहा है, यानी घटते क्रम में प्राप्त हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऋण पूर्णांक बोलेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, इसका हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट तक, इसी को क्या बोलेंगे, हम लोग ऋण पूर्णांक बोलते हैं। अब एक आप लोग इसमें है पूर्णांक में शून्य, शून्य क्या होता है उसका भी डिफिनेशन सीख लीजिए, बहुत ही कम स्टूडेंट जानते हैं शून्य का परिभाषा। ओके, आज आप लोग स्टार डाल के सीखिए शून्य का परिभाषा क्या होता है।
आपको याद है तो बताओ हमें कमेंट में। शून्य का परिभाषा होता है कि शून्य एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। शून्य क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। शून्य क्या है, एक पूर्णांक संख्या है जो न धन पूर्णांक है, जो न धन पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक, न ही ऋणात्मक है। इतना ही लिख लो। शून्य जो होता है एक शून्य पूर्णांक है। शून्य शून्य होता है, एक शून्य तो एक पूर्णांक है। शून्य जो है एक पूर्णांक संख्या है जो न तो धनात्मक है, वो तो प्लस में नहीं है, और न ही वो माइनस में भी है। तो क्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है। तो शून्य का परिभाषा यही होता है कि शून्य एक पूर्णांक संख्या है जो न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक पूर्णांक है। उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य बोल देते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे शून्य का गुण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अब इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ही हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है ना, शून्य के गुण। तो चलिए सीखते हैं। इसको स्टार डाल के लिखिएगा, ठीक है ना। शून्य का गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शून्य का गुण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। आइए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है, ये ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 में आता है कि जीरो में कोई संख्या जोड़ देंगे। जीरो है और इसमें क्या कर रहे हैं, कोई संख्या को, जीरो में हमने क्या किया, कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, यानी जीरो में कोई संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कोई संख्या ही मिलेगा। आया बात समझ में। जैसे देखो, कहने का मतलब एग्जांपल समझो कि जीरो में कोई भी संख्या, मान लो 4 जोड़ देते हैं, तो जीरो और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। मतलब कि जीरो में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई संख्या ही मिलने वाला है। देखो, जीरो में हमने 4 जोड़ा तो क्या मिला, 4 ही मिला। ओके। उसी तरह जीरो में यदि माइनस कोई संख्या कोई कर देते हैं तो क्या मिलता है, वो संख्या ही मिल जाता है। जैसे मान लो कि जीरो में -4 को हमने माइनस किया तो क्या मिलेगा, -4 ही। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जीरो में कोई भी संख्या जोड़ दो या घटा दो, वही मिलने वाला है। ओके। जो संख्या जोड़ोगे, जो संख्या घटाओगे, वही संख्या यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ओके, ये बात कंप्लीट। अब इसका सेकंड देखो, दूसरा है कि जीरो में कोई संख्या से भाग दे दो। जीरो में कोई संख्या से भाग दे दो, तो जीरो में कोई संख्या से भाग देने पर क्या मिलता है, जीरो। जीरो में कोई भी संख्या से भाग देंगे, जैसे यहाँ पर लेते हैं कि 0/4। 0/4 जीरो में कोई संख्या है, तो 4 से भाग दो तो क्या मिलेगा, जीरो मिलने वाला है। ये आप लोग याद रखिएगा, हर जगह इसका यूज है। ओके। अब तीसरा आ जाइए। तीसरा है कि जीरो में कोई संख्या से गुना कर दीजिए। तो आपको पता होगा कि जीरो में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। जैसे जीरो में मान लो 6 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। सिंपल सी बात है, सब आपको पता होगा पहले से भी, लेकिन नोट्स में आप लोग सारा चीज़ लिखिएगा, ठीक है ना। और चौथा है कि कोई संख्या अबाटा जीरो। मतलब कि कोई संख्या में जीरो से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनाइट हो जाता है। जैसे मान लो कोई संख्या 4 है और जीरो से भाग दे रहे हो, तो 4 में जीरो से भाग देने पर क्या मिलेगा, इन्फिनाइट मिलेगा। ओके। उसके बाद है आपको कि 5 नंबर में कि जीरो के पावर धन संख्या। जीरो के पावर धन संख्या, धन संख्या मतलब वही प्लस वाला। जीरो के पावर जब धन संख्या रहेगा तो क्या मिल जाता है, जीरो। और छठवा है कि जीरो के पावर ऋण संख्या। ऋण मतलब माइनस वाला। जब ऋण संख्या रहेगा तो उसका क्या होता है, इन्फिनाइट, मतलब अपरिभाषित हो जाता है। और अगला है छठवा कि कोई संख्या के पावर जीरो। कोई संख्या के पावर जीरो, उसका वैल्यू क्या होता है, 1। मतलब किसी भी संख्या के पावर में जब जीरो रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ओके। और एक लास्ट है 6 नंबर कि 0/0। जीरो में किसी भी संख्या जीरो से भाग दोगे, मतलब जीरो में जीरो से भाग देने पर क्या मिलता है, अपरिभाषित। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट, और हिंदी में अपरिभाषित। ओके, परिभाषित हो जाता है। ओके।
अभी हमने जीरो का गुण देखा, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो देखा। अब हमने क्या देखेंगे, अब हमको ए इन्फिनाइट आ रहा है, बार बार अपरिभाषित आ रहा है, इसको अनंत भी बोलते हैं, अपरिभाषित भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इन्फिनाइट भी बोलते हैं। अब इसका क्या गुण है, इसके बारे में भी सीखना बहुत जरूरी है। ओके, आइए इसके बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा अनंत की परिभाषा। पहले सीखेंगे कि क्या होता है अनंत की परिभाषा तथा अनंत के गुणों को समझाएं। अनंत के गुणों को समझाएं। ओके, ये आपका टॉपिक बनता है समझाएं। तो अनंत के परिभाषा और अनंत के गुणों के बारे में समझाना है। तो पहले हम अनंत के परिभाषा देखेंगे। तो इसका परिभाषा बन जाता है कि शून्य से किसी भी संख्या में शून्य से किसी भी संख्या में भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे अनंत कहते हैं। आया समझ में कि शून्य से किसी भी संख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होता है उसे हम अनंत कहते हैं, और इसे इन्फिनाइट से सूचित किया जाता है। आ रहा है समझ में? ये आपको परिभाषा समझ में आया। अब हमको सीखेंगे इसका गुण क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए इसको गुण के बारे में भी सीख लेते हैं। तो लिख लीजिए अनंत के गुण। अनंत के गुण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अनंत। क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनाइट। ओके, आइए तो पहला इसका बनता है कि ये आपका अनंत है, इन्फिनाइट है, यानी परिभाषित है। तो यदि हम अनंत में कोई संख्या जोड़ दें, कोई भी संख्या, ठीक है ना, कोई भी संख्या जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? इन्फिनाइट ही मिलेगा। मान लो एक इन्फिनाइट एक समुंदर है, और समुंदर में 2 लोटा पानी डालोगे, 2 बाल्टी पानी डालोगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बात है कि अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट में, यानी अनंत में कोई संख्या जोड़ दो या घटा दो तो क्या मिलेगा? इन्फिनाइट ही मिलेगा। यहाँ पर जोड़ और घटाव दोनों कर लो। यदि जोड़ोगे भी तो इन्फिनाइट ही, घटाओगे भी तो इन्फिनाइट ही। जैसे समुंदर में 2 बाल्टी पानी डालोगे तो कोई बढ़ने वाला है नहीं, और 2 बाल्टी घटा भी दोगे तो कोई बढ़ने वाला है, घटने वाला है नहीं। उस तरह ये अनंत भी होता है। ओके, अब दूसरा है कि इन्फिनाइट में कोई संख्या से गुना कर दो। कोई संख्या से क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। ओके, तो गुना करेंगे तो आपको वही मिलेगा, इन्फिनाइट ही मिलने वाला है। ओके, और तीसरा देखो, तीसरा है आपका कि मान लो कि यदि हम इन्फिनाइट में कोई संख्या से भाग देते हैं, इन्फिनाइट में कोई संख्या से भाग दे दिए, तो इन्फिनाइट में जब कोई संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलने वाला है? जीरो हो जाता है। क्या होता है? जीरो नहीं, क्या होता है? इन्फिनाइट नहीं होता है। इन्फिनाइट में कोई भी संख्या से भाग दोगे तो क्या मिलेगा? इन्फिनाइट ही मिलेगा। लेकिन चौथा देखो, कोई संख्या में यदि इन्फिनाइट से भाग दे दोगे तो मिल जाएगा जीरो। यही फर्क है। यदि इन्फिनाइट में कोई संख्या से भाग देंगे तो इन्फिनाइट मिलता है, लेकिन कोई संख्या में इन्फिनाइट से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ओके, और एक पढ़ लो, आपको पढ़ा देते हैं। किसी संख्या के पावर इन्फिनाइट, किसी संख्या के पावर क्या है? इन्फिनाइट है। ओके,
जब किसी संख्या का पावर इन्फिनाइट है तो इसका वैल्यू हो जाता है 0। जब संख्या एक से छोटी यानी ऐसा। देखो, कोई संख्या का पावर इन्फिनाइट रहेगा तो होता है 0, लेकिन की संख्या जहाँ है वहाँ पर यहाँ पर एक से छोटा रहेगा और पावर में इन्फिनाइट, तो उसका मान 0 होता है। लेकिन इसका नेक्स्ट देख लो कि किसी संख्या का पावर इन्फिनाइट बराबर होता है इन्फिनाइट जब संख्या एक से बड़ी यानी ऐसा। मतलब कि किसी संख्या का पावर इन्फिनाइट है, जब एक किसी संख्या की जगह एक से बड़ी संख्या होगा और पावर में इन्फिनाइट है तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट होगा, और जब किसी संख्या का पावर इन्फिनाइट है किसी संख्या का मान यानी एक से छोटा होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। यही दोनों में फर्क है। ओके, और एक देख लो, और एक इसका शर्त है, कंडीशन है कि एक के पावर इन्फिनाइट, जैसे मान लो 1 के पावर इन्फिनाइट है, ये क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे 10 के पावर इन्फिनाइट, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 के पावर इन्फिनाइट है तो उसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट। ठीक है, जब एक से बड़ा होगा तो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कोई संख्या का पावर भी इन्फिनाइट रहे, ठीक है ना, कोई संख्या का पावर इन्फिनाइट क्या है कि एक से बड़ा है। आपको अभी हमने समझाया कि किसी संख्या मतलब कि एक से जब बड़ा होगा और पावर में इन्फिनाइट है तो उसका क्या मान होगा, इन्फिनाइट। तो यहाँ पर एक के पावर इन्फिनाइट है मतलब एक से भी तो बड़ा ही, एक से बड़ा बराबर में है, लेकिन एक जब रहेगा तो हमारा एक के पावर इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट, लेकिन एक से छोटा होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, लेकिन एक है तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट होगा। मान लो 10 के पावर इन्फिनाइट है तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट होगा, क्यों, क्योंकि एक से बड़ा है। जब एक भी रहता है तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट ही होता है। ओके, और ले लो कोई और ले लेते हैं, मान लो इन्फिनाइट के पावर धन संख्या, धन मतलब प्लस वाला, तो इन्फिनाइट के पावर धन संख्या इन्फिनाइट हो जाता है। और एक ले लो ऋण वाला, इन्फिनाइट के पावर मान लो ऋण संख्या है, तो ऋण संख्या रहेगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ओके, तो आपको यही जो कंडीशन था, शर्त था, यही होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको सीखना था। अब देखिए कुछ और सीख लेते हैं गणित के विशेष नियम के बारे में, वो भी थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, उसके सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए आपको वो भी सिखाने का हम कोशिश करते हैं। क्या है गणित के विशेष नियम, इसको भी सीखना आप लोग को जरूरी है। गणित के विशेष नियम, क्या है गणित के विशेष नियम। देखिए आप लोग सारे चीज पढ़ चुके हैं पहले ही। ओके, जब हमारा देखिए जब रहता है कि ए के पावर एक्स गुना ए के पावर वाई, ए के पावर एक्स गुना ए के पावर वाई है, यानी दोनों का बेस सेम है तो बेस को लिख लेते हैं और पावर वाला क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ओके, उसी तरह दूसरा है कि ए के पावर एक्स भागा में है ए के पावर वाई, दोनों का बेस सेम है तो बेस को लिख लेंगे और पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, एक्स माइनस वाई। ओके, ये सीखना आप लोग को बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको तीसरा होता है कि ए के पावर एक्स और इसका पावर वाई है, तो क्या होता है, दोनों को पावर को मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद 4 नंबर है ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स है। ओके, तो ए के पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कि 1/, ए के पावर माइनस एक्स। ओके, देखिए ए के पावर एक्स है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/, ए के पावर माइनस एक्स। जब 1/, ए के पावर माइनस एक्स रहे तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और देखो और हम क्या लिख सकते हैं, और देखो यदि हमारा एक 5 नंबर रूल है कि यदि ए के पावर एक्स माइनस ए के पावर वाई है
तो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, तब पावर जो होगा वो भी क्या होता है, बराबर हो जाता है, x बराबर y हो जाएगा। ओके। और यदि इसी में यदि हमारा a के पावर x बड़ा है a के पावर y से, तो x का भी मान क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है y से। ओके। और यदि हमारा a के पावर x बड़ा है a के पावर y से, तो x भी छोटा हो जाएगा y से। जैसे मान लो इस a छोटा है तो x के पावर जो y है, ठीक ना, a के पावर x और a के पावर y, तो पावर जो भी है वो भी क्या हो जाएगा, y से छोटा हो जाएगा a। ओके, ये सारी चीज समझ में आ रहा है। अब देखिए एक और फॉर्मूला है कि a के पावर m और पावर में है n, तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं है, ऐसे कर लो इसको, a के पावर m और पावर में n है, या a के पावर n और पावर में m है, तो दोनों का मतलब क्या होगा ये समझ रहा है। ओके, तो a के पावर m और पावर में n है, तो इसको मल्टीपल कर देंगे पावर वाला को, तो हो जाएगा a के पावर m इंटू n बराबर, और यहाँ पर n इंटू m मल्टीपल कर देंगे तो a के पावर n इंटू m। ये जो दोनों होता है इस तरह से लिखा रहेगा, तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये सारी चीज़ आप लोग को सीखना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद आता है कि मान लो n रूट x, इसको क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ओके, जब हमारा n रूट x है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x के पावर n हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी देखिए, यदि हमारा 3 रूट x है तो क्या हो जाएगा, x के पावर 1/3 हो जाएगा। जब यहाँ पर जैसे मान लो 2 रूट x है, इसका मान क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2। उसी तरह 3 है तो x के पावर 1/3, यहाँ 4 है तो x के पावर 1/4 होते जाएगा। ये सारी चीज़ समझ में आ रहा है। अब देखो और कुछ सीख लेते हैं इसमें, और कुछ है ऐसे, मान लो कि a के पावर x और इंटू a के पावर y गुना a के पावर z, तीनों सेम है, बेस लिख लिए और पावर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस z, आपका आंसर हो जाएगा। बस यही थोड़ा कंसेप्ट था, बेसिक था। ये सारे चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोग को एक बार फिर से रिकैप करा दिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। फिर से सारी चीज़ आप लोग को बेसिक जो भी था कंसेप्ट हमने सिखा दिया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगले वीडियो में हम आप लोग को कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर का पहले थ्योरी जाएगा, उसके बाद हम लोग 5.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, उसके बाद हम 5.1 को स्टार्ट कर देंगे। ओके, आई होप कि आप लोग को सारे चीज़ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।